हेलो दोस्तों। आई विश आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी प्रॉपरली। तो आज हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ आपके डाउट हैं जो ट्राई करूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, मतलब बताने के लिए। तो पहला डाउट ये था कि ग्रुप 20 का हॉस्पिटल अटेंडेंट एम्स बिलासपुर में जो पोस्ट नहीं आ रही उसका क्या हुआ। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं 6 पोस्ट थे, बट जब हम प्रेफरेंस भर रहे थे तब उसका ऑप्शन नहीं आ रहा था। बट ये क्या हुआ? हाँ, तो जब हम प्रेफरेंस भरे तो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ 19 इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा था। तो हम सब ने मिलके बहुत सारा आप सब ने मिलके बहुत सारा क्वेरी भेजा, ईमेल भेजा, कॉल किए कि एम्स बिलासपुर का क्या हुआ। उसके बाद एम्स एम्स ऑफिशियल की तरफ से 13 तारीख को मेल आया कि ऐसा ऐसा है, आप भर दीजिए। बट 13 तारीख को मेल आया, बट हम 12 तारीख को हम सबको पता चल चुका था कि बिलासपुर ऐड हो चुका है। फिर हम सब ने भरा। भरने के बाद चॉइस लॉकिंग किया, प्रेफरेंस भरा अकॉर्डिंगली। उसके बाद लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आया, राइट। उसके बाद हमने प्रिंट निकाल लिया। बट अभी जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ करीब करीब 2 बजे। 2 घंटे पहले मुझे पता चला किसी कैंडिडेट का ऐसा शो कर रहा है, बट उन्होंने प्रेफरेंस भरा हुआ है। चॉइस लॉकिंग किया हुआ है, प्रेफरेंस भरा हुआ है, बट उनका ऐसा शो कर रहा है। तो उसका एक ही रीज़न है, मेरे को जहाँ तक लगता है उन्होंने शायद से एम्स बिलासपुर को नहीं भरा है। उन्होंने पहले ही 13 तारीख से पहले ही चॉइस लॉक कर दिया, उसके बाद उन्होंने और कुछ नहीं किया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ये वाला पीडीएफ में नोटिस नंबर 152 पेज नंबर 6, उसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर आप इफ अ कैंडिडेट हैज एक्सरसाइज and saved choices but failed to submit and log them before the deadline, the last saved choice along with their orders of preference will automatically be submitted and logged at the time of closure। मतलब अगर आपने सेव किया है तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा अपने टाइम में। मतलब जब उसका टाइम खत्म होगा 5 बजे, 15 तारीख को 5 बजे, तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो आपने अगर सेव किया है तो अगर उन्होंने जैसे सेव और वो किया था, लॉक किया था, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, filtered as लॉक। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस अभी एक्चुअली उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है ना अपने सिस्टम में, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला हो गया, क्लाउड ये हो गया, ये वाला ठीक है। उसके बाद ये वाला कि कैंडिडेट ने जब प्रेफरेंस भरते टाइम अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो प्रेफरेंस भरना था, 3 स्टेट देना था। तो मान लीजिए वो कोई दूसरे स्टेट से है और उन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस उत्तराखंड दे दिया, जैसे ये टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस उत्तराखंड दिया, बट वो है कोई दूसरे स्टेट से। तो एम्स उनको, अगर आपको नहीं दिख रहा है उनको ये पूछ रहा था कि सबमिट रीजन फॉर ऑप्टिंग द स्टेट ऑफ एग्जामिनेशन बियॉन्ड स्टेट ऑफ डोमिसाइल कम्युनिकेशन एड्रेस फॉर सीआरई। मतलब वही है कि मतलब अगर आप मतलब आपने दूसरे स्टेट का क्यों भरा है, आपका मैच नहीं हो रहा कॉपी, ठीक है, नॉट कॉपी, ठीक है। आपका डोमिसाइल वाला जो स्टेट है, डोमिसाइल स्टेट और जो आपका प्रेफरेंस वाला स्टेट मैच नहीं कर रहा, उसका रीजन बताइए आपने क्यों ऐसा भरा है। तो ये उन्हीं बच्चों का है जिन्होंने प्रेफरेंस अलग अलग भरा है, मतलब प्रेफरेंस मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस अपने दूसरे डोमिसाइल वाले स्टेट से डिफर वाला भरा है, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका अपना रीजन दिया है, आई गेव फर्स्ट प्रायोरिटी उत्तराखंड बिकॉज इट इज क्लोजर टू मी, जो भी उनका रीजन है उन्होंने दिया है, ठीक है। सबको नहीं आया, सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस जिनका मैच नहीं हुआ, डोमिसाइल वाला और फर्स्ट प्रेफरेंस वाला, ठीक है। जैसे ये एक है कैंडिडेट है, जैसे कि इन्होंने बताया कि एट दिस टाइम आई एम लिविंग हियर एंड दिस प्लेस इज नॉट इट्स सुटेबल फॉर मी, ठीक है। तो अपना अलग मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दिखाया, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये तो भाई मतलब ये वाला क्वेश्चन सबसे क्या बोलते हैं कंट्रोवर्शियल वाला क्वेश्चन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो बच्चे हैं मतलब हैं जैसे कि 10th कोई है, तो जिसने सिर्फ एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा मैं, सर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसको लेकर चलूंगा, डिस्कस करूंगा। तो इसमें मान लीजिए कोई 10th का कैंडिडेट है, उसने सेट ऑफ क्वालिफिकेशन में फर्स्ट ईयर का लगा दिया है। बट कैसे होगा, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आया कि आपने जब एप्लीकेशन भरा था उस टाइम पे आपने सेट ऑफ क्वालिफिकेशन चूज ही नहीं किया ये वाला, मतलब आपने फर्स्ट एड का।
उसने उस टाइम पे आप 10th पास थे, आप फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट कैसे आया? एक टाइम के लिए मान भी लेते हैं कि उस टाइम पे आप भूल गए अपलोड करना, तो अपलोड करना भूल गए होंगे, डिटेल तो देना नहीं भूले होंगे ना। 3000 का फॉर्म है, आंख बंद करके तो फॉर्म भरे नहीं होंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। तो ये तो मतलब सही नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता कुछ इसमें एम्स कुछ कंसिडर करेगा। बट ठीक है, अब क्या करें। वैसे ही मतलब अगर आप 10th के अब 10th पास है, अभी ओटी का भर दे रहे, ओटी सेट ऑफ क्वालिफिकेशन जितने भी सेट जिसमें ओटी मांग रहा है उसमें अगर भर रहे हैं, सिंपल सा बात है। उस टाइम पे मतलब जब 31 जनवरी से पहले आपको भरना था, उस टाइम पे आपने ना अपलोड किया कुछ, ना आपने एक्सपीरियंस डिटेल भरा, है ना, ना ये भरा, तो अभी आपके पास कहाँ से आ गया? तो मेरे को जहाँ तक लगता है एम्स आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। बट होप फॉर द बेस्ट, कुछ कह नहीं सकते, एम्स ही करेगा जो करेगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन भी है, यहाँ पर देखेंगे ना अगर नोटिस नंबर 32 में, इट इज इन्फॉर्म दैट अ कैंडिडेट मे काइंडली प्रोवाइड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द चूजन सेट। आपने जो सेट चूज किया उसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया और अभी आप भर रहे हैं, मन नहीं मतलब मन मर्जी कर रहे हैं कि ये भर दिया हो जाएगा सब कुछ। तो फिर लिखा है ना, इन केस वेयर कैंडिडेट हैव chosen set and provided information of himself herself possessing higher degree, his candidate for the respective applied post will not be considered and will be rejected on the basis of in misinformation। मतलब आपने उस टाइम पर अगर अपना नहीं दिया है, मतलब अपना इन्फॉर्मेशन जो भी है कि आपने सिर्फ 10th का भरा है, अभी ओटी का भर रहे हैं, भर दिया, सेट ऑफ क्वालिफिकेशन चूज कर दिया, बट आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इट विल बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, क्लियरली मेंशन। तो पता नहीं, अब कर दिया तो कर दिया, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आज मैं 17 तारीख बना रहा हूँ, 17 मई, 15 मई खत्म हो चुका है, तो अभी छोड़िए, डिस्कस करके कुछ फायदा नहीं। कर दिया कर दिया। फिर नोटिस भी आया था ना, 11 फरवरी को आया था, 31 जनवरी को फॉर्म फिलअप खत्म हुआ और 11 फरवरी को ही आ गया था अगेंस्ट चूजन सेट ऑफ क्वालिफिकेशन। ये अगर आपने ये देखा नहीं, पढ़ा नहीं, फिर तो आपकी गलती है, कुछ कह नहीं सकते, छोड़िए। यही है वही हिंदी, उसको इंग्लिश में था, ये हिंदी में पढ़ लीजिएगा। ऐसे सूचित किया जाता है कि उम्मीदवार कृपया चुने गए सेट की विधि सही जानकारी प्रदान करें, छोड़िए। उसके बाद हो गया ये वाला। आज सुबह से यार बहुत सारे मैसेज आए कि भैया क्या हुआ, वो वन जो एमटीएस में था, मणिपुर एमटीएस जो था हमारा, उसमें जो 198 पोस्ट था उसमें सिर्फ 64, और वो जो 154 पोस्ट का क्या हुआ? सिंपल सा बात है, वो जो 134 पोस्ट था वो विदड्रॉ हो चुका है, उसका कुछ नहीं होगा। बट बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई उसका कोर्ट केस चल रहा है, भाई कुछ नहीं चल रहा उसका कोर्ट केस, सिंपल सा बात है। अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ, 64 अभी पोस्ट बाकी है, उसमें से 32 जनरल के, ओबीसी 8, एससी 2, एसटी 22, तीन पीडब्ल्यूडी के। और वो जो 19 जो 134 था उसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, उसका रीजन मैं बताता हूँ, जहाँ तक मेरे को मिला है अभी तक इन्फॉर्मेशन। रिम्स इम्फाल का ये है, 13 जनवरी 2016 का एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट 134, वही जो अभी विड्रॉ हुआ है। एक और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला 13 जनवरी 2016 अक्टूबर 24 को इसका अपडेट आया। ये रहा इसका हाई कोर्ट का पिटीशन, ठीक है, जो अपडेट चल रहा है अभी तक। क्या है, मोटा मोटी बात यह है, मतलब 134 विड्रॉ हो चुका है। क्यों हुआ, उसका रीजन एक ही है। 16 जनवरी 2016 को, ठीक है, 2016 को एडवर्टाइजमेंट आया था 130 एमटीएस का, 134 पोस्ट को भर्ती के लिए आया था, 134 पोस्ट आया था 2016 में। उसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, कब आया रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट आया 12 नवंबर 2023 को, मतलब दिसंबर में उसका रिजल्ट आया, ठीक है, 2023 को। 2016 में नोटिफिकेशन आया, एग्जाम हुआ और उसका रिजल्ट आया 2023 में। बट 134 पोस्ट का अभी तक रिजल्ट आने के बाद उन बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। तो वही 134 बच्चे जाके कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर में जाके पिटीशन दिए, केस किए कि अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, हम 134 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, और ये लोग और अलग से 198 पोस्ट एम्स सीआरई के थ्रू निकाल रहे हैं। तो कोर्ट केस हुआ, कोर्ट ने बताया ऐसे ऐसे कि आपको 134 पोस्ट जो 198 में से थे उनको निकाल के इन बच्चों को फुलफिल कराना होगा। तो यही है, तो अभी भूल जाइए जो बचे थे 134, उसको भूल जाइए, ये जो 134 है इसको भूल जाइए। अब रिम्स इम्फाल में सिर्फ और सिर्फ 64 सीट बाकी है, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद ये क्या था, ये छोड़िए। उसके बाद था, उसमें क्या था, हाँ, इसमें कैंडिडेट पूछ रहे थे कि भैया बताइए आप, जो 10th पास और आईटीआई इक्विवेलेंट इसमें क्या है, मतलब सिर्फ 10th पास चाहिए या सिर्फ आईटीआई चाहिए या दोनों चाहिए। सिंपल है, और लिखा है, और का मतलब या तो ये होना चाहिए 10th पास और आईटीआई इक्विवेलेंट। अगर यहाँ पे एंड लिखा होता है एंड, तो आपको 10th पास प्लस आईटीआई होता है, बट यहाँ पे और लिखा है या तो आप 10th पास होने चाहिए या तो फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो बताने के बाद भाई ने किया, होपफुली आपने भी टिक किया होगा 10th पास और आईटीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहिए है लिफ्ट ऑपरेटर ट्रेड, इसमें भी था। हाँ, हाँ, लिफ्ट ऑपरेटर में बच्चे पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ, मेरे पास 10 सर्टिफिकेट है, आईटी का सर्टिफिकेट है, बट अलग मतलब इलेक्ट्रिक क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड या ऐसा कुछ इसमें ट्रेड है। तो भाई जहाँ तक मैंने थोड़ा सा देखा, गूगल किया, या मेरे को नितिन भाई ने जितना बताया, पता चला वहां से कि अगर आप गूगल भी करेंगे, वो क्यों नहीं रहा यहाँ पे, ये रहा, इसका अलग से एक ट्रेड होता है, मतलब रिलेटेड ट्रेड, मतलब इसी का रिलेटेड ट्रेड मतलब यही होता है। The Connect Trade is a 2 year ITI course that equivalent skill to ensure, मतलब आईटीआई इसी का एक ट्रेड होता है, ठीक है, एक्सीलरेटर का, मैकेनिकल का एक खुद का एक आईटीआई ट्रेड होता है, तो आपका उसी ट्रेड से होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर भगवान जाने क्या करे। इसमें लिखा भी है ना, इन रिलेटेड ट्रेड, होपफुली आपने सही किया होगा, आपके पास ट्रेड होगा तभी आपने भरा होगा, वरना तो फिर छोड़िए, ये हो गया। उसके बाद ये वाला सबसे मतलब बेकार क्वेश्चन, कि भैया मेरे पास 12th साइंस है, तो क्या मैं ओटी के लिए एलिजिबल हूँ। मेरे को तो समझ नहीं आया इसमें, पहले तो मेरे को 2 मिनट लगा इसमें मतलब क्या है। तो फिर पता चला कि बच्चा पूछ रहा है कि मेरे पास 12th साइंस है और यहाँ पे लिखा है और, तो मतलब इसको ये पढ़ रहा है सीनियर सेकेंडरी 10th प्लस 2 विद साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 1 ईयर, मतलब या तो आपके पास 12th साइंस होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ये पूछ रहा है। बट भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस 12th साइंस विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 12th साइंस के इक्विवेलेंट, 12th साइंस के इक्विवेलेंट और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि 12th साइंस होना चाहिए बस, नहीं, अगर आपने भरा है ऐसे, फिर छोड़िए। उसके बाद हो गया ये वाला। एक आज ही मतलब अभी तो मैं बना रहा हूँ ना, 2 बजे, तो 8:30 बजे सुमित शर्मा भाई ने पूछा, भाई ये सर्विसमैन और जो पीडब्ल्यूडी की जो वैकेंसी है, क्या वो यूआर से माइनस होगी। तो उसका मैं बता दूं, नहीं, इसका है मेरे पास, ये वाला, ये वाला, हाँ, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, तो बताएंगे। ये वाला देखो, ये 2023 सीआरई का है, ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट लिस्ट, जो भी फाइनल लिस्ट है। तो उसके आप आ जाओ नीचे, पेज नंबर 18, 20 पेजेस का है, उसमें 18 नंबर पेज पे आ जाओ, क्लियरली मेंशन है, अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी का है और वो ओबीसी का है, तो ओबीसी का सीट लेगा, एससी का है एससी का सीट लेगा, ठीक है, और क्या, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, और ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस की सीट लेगा। तो मतलब वो पीडब्ल्यूडी जिस कैटेगरी का होगा वो उसी कैटेगरी का लेगा, ये नहीं कि पीडब्ल्यूडी ओबीसी का तो एससी का ले जाएगा, अगर उसका मतलब अगर वो ओबीसी का है पीडब्ल्यूडी वाला कैंडिडेट और वो ले जाएगा यूआर का, नहीं, जिस पीडब्ल्यूडी जिस मतलब वो जो बच्चा पीडब्ल्यूडी और जिस कैटेगरी का है उसी सीट लेगा, दूसरे का नहीं लेगा। सेम इट इज अप्लाइड ऑन यूआर कैटेगरी, मतलब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अगर आप एक्स सर्विसमैन है यूआर से, यूआर है आपके पास, मतलब आप एक्स सर्विसमैन है कैंडिडेट है और यूआर कैटेगरी है, तो आप यूआर की सीट लोगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और आपके आपका कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी ही लोगे। एससी हो, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी मतलब एससी कैटेगरी हो, तो आप एससी का ही लोगे, यूआर का नहीं लोगे। तो यहीं पे ना, ये हमारे इस बार का चार्ट है, 2025 का, सॉरी 2024 का, एम से 2024 साल का, इस बार का कितने पोस्ट है, चार चार, ये हो गया 10th वाले का, ठीक है, सिर्फ 10th एमटीएस वाला जिसको हम बोलते हैं, और हो गया फर्स्ट एड वाला जो हॉस्पिटल अटेंडेंट, ठीक है, ये वाला 10th प्लस फर्स्ट एड, ये सिर्फ 10th पास। होपफुली आपने देखा होगा, वो लिखा है 4 प्लस, यहाँ पे लिखा है एक्सर में 4, पीडब्ल्यूडी 4, यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे हो गए 10, 8, 24, 34, टोटल 34 सीट, 34 सीट बच्चे ले जाएंगे, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब 34 कैंडिडेट लेंगे ही लेंगे, उस वो
वो सीट कोई नहीं ले सकता, ठीक है? और वो कहाँ से लेंगे? इसी 100 में से। ये 4 4 है ना? वो जो 8 बच्चे मान लीजिए ये 4 8 एक्स-रे के 4 फिर पीडब्ल्यूडी के 4 8 बच्चे। तो ये 100 में से 8 बच्चे ले जाएँगे, ठीक है? टोटल में से 8 बच्चे ले जाएँगे। मान लीजिए इसमें 4 बच्चे मान लीजिए 2 एससी के हैं, 1 जनरल का है, 1 ओबीसी का है। तो 1 ओबीसी मतलब 10 पोस्ट ओबीसी का लेगा, 1 पोस्ट एक्स में वाला ले जाएगा। वैसे 1 पोस्ट यूआर का जैसे मैंने बताया अगर मान लीजिए, तो 1 पोस्ट मतलब 56 कैंडिडेट जनरल का लेंगे और 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन का लेगा रिजर्वेशन। और मान लीजिए कल को एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट नहीं है, मान लीजिए 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट में से सिर्फ 3 पोस्ट मतलब 3 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट ने अप्लाई किया, बट यूआर में से किसी ने अप्लाई नहीं किया 10th पास वाले पोस्ट में, प्रेफरेंस नहीं दिया मान लीजिए, ठीक है? तो वो सीट खाली जाएगी बट वो सीट किसी को नहीं मिलेगी। अगेन बता रहा हूँ, अगर ये 8 सीट दिख रहा है तो 100 से माइनस कर दीजिए, मतलब 92 सीट ही बचे। ये 8 सीट रिजर्व है, इसको हम कोई हाथ नहीं लगा सकते, भले बच्चे हो या ना हो। अगर बच्चे हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो वो सीट खाली जाएगी बट वो सीट कोई हाथ नहीं लगा सकता। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है कितना हो गया 26 है ना, 26 180 में से 26 माइनस कर देंगे, जितना सीट है उतना ही हम लोग कम्पीट करने वाले हैं। ये सीट को कोई हाथ नहीं लगा सकता, सिर्फ एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी। इनफैक्ट कल को अगर ये एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे नहीं हुए, अवेलेबल नहीं है, मतलब एग्जाम नहीं दिए, कुछ भी हुआ, जॉइन नहीं किया, तो वो सीट खाली जाएगी बट वो सीट पे कोई नहीं बैठेगा। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ठीक हुआ? ये हो गया। मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद से, खींच रहा हूँ मैं। होपफुली आपके डाउट क्लियर होते होंगे। एक्सप्रेशन पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उसके बाद ये वाला। हम्म, ये वाला आपने देखा होगा ना? पेज नंबर 152। इसमें बताया कि मतलब नेक्स्ट मतलब प्रोसेस क्या है, मतलब जो अभी चल रहा है ना प्रेफरेंस के बाद क्या क्या होगा। तो यही है क्या है, पहले में प्रेफरेंस भरा जाएगा, ऑर्डर प्रेफरेंस ऑफ चॉइस, जो कि हमारा हो चुका है खत्म। सेकंड में है सीट एलोकेशन, अभी लिस्ट आएगा, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा बट जब भी आएगा तो पता चल जाएगा। तो उसमें आपका पता होगा, उसमें लिखा होगा आपका इंस्टीट्यूट एलोकेशन, आपको कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद आप लोग वेबसाइट वेबसाइट पे जाके अपलोड करेंगे। थर्ड प्रोसेस वो मतलब ये इसका मैं पूरा जिस्ट बता रहा हूँ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आप उस इंस्टीट्यूट पे फिजिकली जाएंगे, रिपोर्ट फिजिकली इन पर्सन टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर उस इंस्टीट्यूट पे जाएंगे वेरीफाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका सब कुछ सही होता है, वेल एंड गुड। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ डॉक्यूमेंट में, जो भी कुछ रीजन से आपको रिजेक्ट किया जाता है, उस सीट पे, आपके सीट पे जो लोअर कैंडिडेट है, लोअर कैंडिडेट मतलब लोअर रैंक वाले, उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है? ये रहा ये वाला 1 2 3 5, इसको वहीं लिखा है मैंने, थोड़ा सा शॉर्ट में, ये दिख रहा होगा आपको। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस इन मेजर 5 स्टेप्स क्या है। सबसे पहले प्रेफरेंस लॉकिंग होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप में अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा आपको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, ठीक है? उसके बाद फिर आपको अपने स्कैन सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वेबसाइट पर, ठीक है? फोर्थ पॉइंट पे फिर आपको उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके टीवी कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। फिफ्थ पॉइंट पे अगर कोई पर्सन डीवी में एब्सेंट हुआ, मतलब आपको मान लीजिए आपने प्रेफरेंस भरा था, आपको मणिपुर मिल गया और आपका मन हुआ कि नहीं जाना है, मतलब इतना दूर है आपको, आप अभी बेटर पोजीशन में है, अभी आप एज नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा और कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और कोई एग्जाम के लिए टारगेट कर सकते हैं। अभी आपने बस भर दिया फॉर्म बट आप कल को टीवी में नहीं जाना चाहते, या फिर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पाए, जैसे कि ओटी में बहुत सारे कैंडिडेट होने वाले हैं, ना डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे या कुछ भी कोई भी रीजन हो सकता है, उस पोस्ट पे वेटिंग लिस्ट आएगी जहाँ लोअर रैंक वालों को चांस मिलेगा, मतलब आपके नीचे वाले जो रैंक है, मतलब जो नीचे जिनका अभी तक लिस्ट में नहीं है उनको वेटिंग मिलेगा, मोटा मोटी बात ये है, ठीक है? समझ गए भैया? और बताओ। ये हाँ ये तो रैंक 3 है, बढ़िया है। अभी तक मेरे को यार रैंक 2 मिल चुका है, रैंक 3 मिल चुका है, मिल चुका मतलब उनका मतलब वो हमारे ग्रुप में अभी ऐड हो चुके हैं। रैंक 1 का कुछ आइडिया नहीं है, अगर आप देख रहे हैं अभी ग्रुप ऐड हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और एक बात, हाँ, अगर आपको अभी तक कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो, कुछ मत करिए, आप एम्स को डायरेक्ट मैसेज करिए, ठीक है?
पे एक भाई ने मैसेज किया था, तो एम्स ने उनको रिप्लाई दिया। तो आप रेजर क्वेरी में ऑप्शन में जाके आपके डैशबोर्ड में रेजर क्वेरी का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आपका जो भी डाउट है वहाँ पे क्लियर करा सकते हैं। ठीक है। और एक बात, सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों का, मतलब पूछते रहते हैं डेली यार, 5 या 10, मतलब पूछेंगे ही पूछेंगे, कुछ कितना मना कर दो वही पूछेंगे, सेम क्वेश्चन कि भैया मेरा इतना रैंक है, क्या सिलेक्शन होगा, मतलब इतना रैंक है, कैटेगरी रैंक ये है, इतना मार्क है, तो कहाँ तक सिलेक्शन होगा, कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा इतना रैंक है। अरे भाई यार, किसी को नहीं पता ना। अभी आप अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आप 10 लोगों को पूछोगे ना, 10 लोगों का अलग अलग आंसर आएगा। किसी को नहीं पता, आप कुछ फायदा ही नहीं है। अभी तक देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमारे हाथ में जो भी था अब हो चुका खत्म, हमने एग्जाम दे दिया, हमने प्रेफरेंस भर दिया। ठीक है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब जो भी आएगा अभी एम्स के हाथ में ही है, वही बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आपका लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। अभी यार हमारे बताने से या ना बताने से आपका कुछ होगा फायदा? कुछ नहीं है। इतने सारे पोस्ट हैं, मतलब इतने सारे यहाँ पे देख रहे हैं, ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, इतना सारे चीज़ पे मतलब एक रिजल्ट लिस्ट डिपेंड करता है। आपका रैंक हो गया, आपकी कैटेगरी हो गई, आपके प्रेफरेंस फॉर्म भरना हो गया, आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जो भी है, कितना सारा चीज़ हो गया, आपका एज क्राइटेरिया हो गया, आप एज के मतलब जो कहीं कहीं है कि 18 से 28 होना चाहिए, मैंने 29 एज है, आपका नहीं होगा क्योंकि आप 30 वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जितना सोच नहीं सकते उससे बहुत सारे चांस, मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं, ऑप्शन है सोचने के लिए कि आप कैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही है, मतलब ऐसा मत पूछिए, मतलब सिर्फ भैया मेरा इतना मार्क है, क्या होगा सिलेक्शन? कुछ फायदा नहीं है भाई, हमारे बोलने से आपका कुछ नहीं होने वाला, जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा वो अगले टाइम पे फिर से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और और क्या। हाँ, मनीष भाई ने बोला था, मनीष भाई अगर सुन रहे हो तो सुन लो, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, आपका ये डायलॉग गया है। सॉरी सॉरी। ठीक है। और हो गया भाई, हमने बहुत मेहनत कर ली। हम्म, अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, एग्जाम एग्जाम दे दिया, पेपर्स भर दिया, अब जो होगा भगवान भरोसे, टेंशन नहीं लेने का। होपफुली मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पूरा, जैसे कि पहला था बिलासपुर का जो लॉकिंग सिस्टम, वो बता दिया, चॉइस प्रेफरेंस ये भी बता दिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बता दिया, उसके बाद एमटीएस मणिपुर को बता दिया, अपडेट 10th पास और आईटीआई जो डिफरेंस था, 10th पास या आईटीआई दोनों, वो वाला बता दिया। सिर्फ अपग्रेड का बता दिया, जो ट्रेड है उसका भी वो वाला डाउट क्लियर हो गया। 12th और फर्स्ट ईयर अच्छा हाँ, ये वाले बता दिया ना मैंने कि 12th पास चाहिए या 12th साइंस चाहिए या सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस। वो 12th साइंस विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एक सर इसमें पीडब्ल्यूडी का बता दिया, हॉरिजॉन्टल रिविजन के बारे में वो 5 स्टेप बता दिए, जो जो नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आपको बता दिया कि ईमेल करना है, अगर कुछ भी डाउट हो तो, ऐसा कुछ किसी को भरोसा नहीं, अगर कुछ अर्जेंट है तो डायरेक्ट ईमेल करिए एम्स को, बड़ी सेक्शन में जाके। उसके बाद अरे ये वाला बताया नहीं अपन, एक सेकेंड, ये वाला बताया मैंने नहीं बताया ना। एक और पहले, सबसे पहले आपको रेफरेंस रेफरेंस दे देता हूँ। उसके बाद ये है 2023 का, ठीक है, 2023 का हॉस्पिटल अटेंडेंट का रिजल्ट। इस लिस्ट में अगर आप सबसे नीचे आएंगे, पूरा नीचे नीचे आएंगे, तो इन्होंने बताया है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है ना। ओबीसी के बारे में सबसे पहले बताया, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में बताया है ईडब्ल्यूएस। क्या बताया, आइए यहाँ पे आइए, सेम डिट्टो। अब ये क्या भैया, कुछ नहीं है, ये हमारा एमसीआरई 2024 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल, पेज नंबर 9 पे आइए। ये क्लियरली मेंशन है, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी इतना, लेयर ऑफ द एप्लीकेशन, the validity of the non-creamy layer certificate shall be issued for the financial year 2024-2025 which is the year of advertisement। 2024 से लेकर 2025 तक आपका वैलिडिटी ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, आपका वैलिडिटी होना चाहिए, ओबीसी की बात कर रहा हूँ। इशूड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 जनवरी 2025, इसके बीच में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इशूड फ्रॉम 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 जनवरी 2025। ठीक है, यहाँ पे आइए,
सबसे इम्पोर्टेंट, if the applicant does not have the OBC non-creamy layer certificate valid for the financial year 2024-25 at the time of registration, at the time of registration, अगेन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम पे अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट का मतलब सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, the applicant must upload the previously issued older OBC non-creamy layer certificate. The candidate must upload the previously issued older OBC non-creamy layer certificate or the acknowledgement slip of the OBC non-creamy layer certificate application. मतलब कि अगर आपके पास फॉर्म फिलअप के टाइम पे 2024-25 का नहीं था, इस डेट का नहीं था, इसके इस डेट के अंदर नहीं था, तो आप होल्डर वाला इससे पहले का अपलोड कर सकते हैं, प्रीवियसली इशूड होल्डर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कर सकते हैं. However, at the time when asked to submit या upload the valid certificate, मतलब however at the time when asked to submit, मतलब आपको जब बोला जाएगा कि सबमिट करिए, तब आपको 2025-26 का अपलोड करना है. मतलब अगर आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे इस डेट के अंदर नहीं बनवाया था ओबीसी का, इससे पहले का आपने लगा दिया होगा, जहाँ तक मेरे को लगता है, यहाँ पे लिखा भी है ना, जहाँ तक आपने लगाया होगा इससे पहले का, अब आपको बोला जाएगा एट द टाइम व्हेन आस्क्ड टू सबमिट, तो अब आपको सबमिट कराना पड़ेगा क्या, ओबीसी सर्टिफिकेट. ठीक है, मेरे को तो भाई मैं जितना पढ़ के समझ पाया मैंने आपको बता दिया, सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है. ठीक है, ये हो गया ओबीसी का था ना, पॉइंट नंबर 1 ओबीसी का था, पॉइंट नंबर 2 ईडब्ल्यूएस का, सेम टू सेम लिखा है. इफ द एप्लीकेंट डज नॉट हैव द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप अपना पुराना वाला लगा सकते हैं. पता नहीं, अगर मैं अगर सही पढ़ रहा हूँ तो ठीक है, वरना आप एक बार हिंदी में देख लीजिएगा. ठीक है, मेरे को जहाँ तक समझ में आया मैंने बता दिया, एक बार आप हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा. और ये था अदर कैटेगरी, एस सी एस टी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एस सी एस टी, पीडब्ल्यूडी. ठीक है, और यही था. वीडियो 27 मिनट का हो गया, तो यही है. होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कुछ भी अगर इसके अलावा भी डाउट रह गया है, तो भाई सच बता रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं है, कुछ डाउट करके कुछ फायदा नहीं है, जो होना था हो गया. और मैं वैसे आपको पता ही मैं वीडियो बनाता नहीं, पिछले 3 महीने में ये चौथा वीडियो है. मार्च में 2 वीडियो बनाए थे, अप्रैल में एक वीडियो बनाया, मई में ये चौथा वीडियो. पता है, पांचवा, चौथा है शायद से. ठीक है, 3 महीने में 4 वीडियो अभी तक टोटल बने. मेरे को बनाना नहीं था, बट अभी आज मैंने जैसे यूट्यूब खोला, उसमें लिखा था कि आपके 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैं खुशी से बना रहा हूँ, वरना मेरे को कोई पसंद ही नहीं है. सब्सक्राइब करिए तो अच्छी बात है, नहीं करिए तो फिर नहीं करिए, आप क्या कर देंगे तो अच्छा है. ऐसे फिर रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, और आप तो सब्सक्राइब कर दो, क्या पता कुछ हो जाए मेरा. तो यही है, बातें हवा बाजी करते नहीं हम लोग, जो भी है सबका आपके सामने ही है सब कुछ. और यही था. होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे. फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए. टेलीग्राम ग्रुप तो आपको पता ही होगा, जो भी ज्वाइन किया उनको पता ही है कितना और एक्टिव है टेलीग्राम ग्रुप. आपको लिंक मिल जाएगा उस टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन करिएगा. और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मन करे तो, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, फिर बाद में ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, आप भी सोइए, मैं भी सोता हूँ. गुड नाइट एंड जय हिंद.